अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वैसे तो मुल्क में बदतरीन पॉलिटिकल पोलराइजेशन में 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराना पूरे के पूरे हुक्मरान इत्तेहाद के लिए यकीनन आसान नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ की नाकामी के बाद अगर इस तरमीम को लाने का क्रेडिट किसी एक शख्स को दिया जाए तो वो थे बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनकी मुलाकातों में नहायत सियासी तदब्बुर नज़र आया। दिन देखा ना रात। बिलावल ने मौलाना से इतनी मुलाकातें की कि कवरेज करने वाले सहाफ़ी गिनती भी भूल गए। एक तरफ तो बिलावल नंबर पूरे होने का दावा करके हमें एतमाद नज़र आते थे, तो दूसरी तरफ मौलाना जैसे सीनियर तरीन और तजर्बाकार सियासतदान को कायल करके ही दम लिया उन्होंने। नाज़रीन, ये तो था आईनी तरमीम पर होने वाली अनथक मेहनत का खुलासा। अब आते हैं कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसे मुश्किल चैलेंजेस को सर करके इतनी मेहनत करके आखिर मिला क्या? सबको नज़र आया कि जब यही आईनी तरमीम मुस्लिम लीग नवाज़ ला रही थी तो बिलावल वोट की हद तक ज़रूर साथ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट की हद तक साथ थी। लेकिन जिस रात वो तरमीम लाने में नाकाम हुए, एन उसी वक्त हमने देखा कि बिलावल भुट्टो सियासी मैदान में आते हैं और एक्टिव रहते हैं आखिरी दिन तक। जब तक तरमीम मंजूर नहीं होगी उनको हमने एक्टिव ही देखा। पीपल्स पार्टी तो इस इत्तेहाद से इतनी खुश हमें कभी नज़र नहीं आई। तो सवालात उठते हैं कि इतना बड़ा चैलेंज, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर क्यों ली? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शहबाज काबीना का हिस्सा भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि भाई हम तो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर इतना बड़ा चैलेंज पीपल्स पार्टी ने क्यों कबूल किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नून लीग के साथ इस इत्तेहाद को मजबूरी भी कहती है, तो इतना बड़ा चैलेंज क्यों कबूल किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा हुक्मरान इत्तेहाद में कभी तहरीरी शराइत तो कभी मुशावरत में ना लेने का शिकवा भी करती रही, तो फिर इतना बड़ा चैलेंज क्यों सर पर लिया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी तो थी, लेकिन पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस ना मिलने पर हमेशा हमें नाराज़ नजर आई, तो फिर आईनी तरमीम जैसा मुश्किल चैलेंज सर पर क्यों लिया? तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर तो यहाँ तक ये कह चुके हैं कि इक़्तिदार शहबाज शरीफ से बिलावल को शिफ्ट होता नजर आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ लोग यूँ ले रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद में बैठे बिलावल भुट्टो काबीना में शमूलियत की बजाय शायद अब अपनी काबीना बनाने के बहुत करीब आ गए हैं। क्या आईनी तरमीम मंजूर कराने के पीछे कुछ वजारत उज़्मा का इनाम मिलने वाला है? ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि आईनी तरमीम जब मंजूर हो रही थी, अगरचे उस वक्त नून लीगी वोट देने पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे ऐसे उतरे हुए नजर आ रहे थे जैसे वो सब जानते हों कि बिलावल वो मेला लूट गए हैं जिसकी अभी तक कुछ पर्दादारी है। दूसरी तरफ बज़ाहिर 26वीं आईनी तरमीम से हुक्मरान इत्तेहाद जो अचीव करना चाहता था, बिलाखिर वो हदफ, वो मंजिल उन्हें आज मिल गई। वो हदफ आज हासिल हो गया। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह आज जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए हैं। ऑपोजिशन आईनी तरमीम को डायरेक्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने से जोड़ रही है। पर्सन स्पेसिफिक तरमीम के इल्ज़ाम पर बिलावल भुट्टो के भी जस्टिस मंसूर अली शाह को लेकर गाहे बगाहे मतजाद बयानात जो हैं वो भी सबके सामने हैं, और वो अब कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। 3 मौके और 3 मुख्तलिफ बयानात, मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ इत्तलात। आईनी तरमीम के महाज पर बिलावल भुट्टो के साथ पीपल्स पार्टी की जो शख्सियत हमें डटी नज़र आई, जो साथ साथ नज़र आई, वो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब थे, जो इस्लामाबाद में होने वाली तमाम अहम मुलाकातों का हिस्सा रहे। चेयरमैन के तर्जुमान बनने के बाद से मुर्तज़ा वहाब पर सियासी मुखालिफिन ये एतराज़ उठा रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब आजकल शहर क़ायद से ज़्यादा शहर इक़्तिदार पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये एतराज़ कितना दुरुस्त है, उन्हीं से पूछते हैं कि क्यों उनके जो मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके इस्लामाबाद में मसरूफियत की वजह से जो कराची के मसाइल हैं वो उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी तवज्जो हट रही है। इसी पर उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब आपका। यही बात करना चाहूँगी जो आखिर में मैंने कही है कि आपके मुखालिफिन बड़ी इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि आप कराची के मसाइल को भूल कर शहर इक़्तिदार में इतना मसरूफ़ रहे हैं कि आपको परवाह नहीं है कि कराची में क्या हो रहा है, कराची के लोगों के क्या मसाइल हैं।
तो ये क्यों आप पर तनकीद हो रही है? और दूसरी तरफ ये बात हकीकत है कि जब से आईनी तरमीम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो ने ये बेड़ा उठाया, आप हमें हर मीटिंग में बिलावल के शाना बशाना नजर आए। शाजिया, अगर मेरे मुखालफीन मुझ पर तनकीद नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? तनकीद करना उनका काम है, वो तामीरी तनकीद तो करते नहीं है, वो ज़ाती तनकीद करते हैं, उनको करने दें। मेरा जो काम है वो मैं काम कर रहा हूँ। आज भी इस वक्त कराची में मौजूद हूँ। किसी शख्स का पर्सनल मौजूद होना लाजमी नहीं होता। असल चीज़ ये कि काम होना चाहिए, और बुनियादी तौर पर चूँकि मुखालफीन मेरिट के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर पा रहे, शहर में काम होता हुआ नज़र आ रहा है, लोगों की उम्मीदें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, तो कहीं ना कहीं वो तनकीद बराए तनकीद करते हैं। तो इंशाअल्लाह वो अपनी तनकीद करते रहें, हम अपना इंशाअल्लाह जो काम है वो जारी रखेंगे और वो काम होता हुआ नज़र आएगा। जहां तक आप बात कर रही हैं कि मैं अपने पार्टी के चेयरमैन के साथ नजर आ रहा हूं, तो शादिया मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन के साथ नजर आऊंगा ना, पीटीआई के चेयरमैन के साथ तो नजर नहीं आऊंगा। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन कराची के मामलात को छोड़कर जो तनकीद हो रही है कि आईनी तरमीम के मामलात में इतने उलझे रहे आप कि जो मसाइल थे कराची के वो इग्नोर किए आपने। नहीं, ऐसी बात नहीं है शादिया। मेरा घर कराची में है, मेरी फैमिली कराची में है, मेरे दोस्त यार कराची में है, मेरे ख़ानदान वाले कराची में है, मेरे कराची वाले कराची में है। तो ऐसी चीज़ हो नहीं सकती है कराची शहर को इग्नोर किया जाए। वो तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, उनको छोड़ दीजिए। हम इंशाल्लाह जो हमारी कमिटमेंट है, जो हमारा काम है, हम उसके ऊपर कार फरमा रहेंगे। सही। अब आते हैं 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई, लेकिन 27वीं तरमीम की इतनी गूंज क्यों है? क्या आपके नॉलेज में है कि 27वीं आईनी तरमीम की भी लाने की कोशिशें हो रही हैं? अब क्या ऐसी आईनी तरमीम लाने की ज़रूरत पड़ गई है कि फ़ौरन से इसको भी डिस्कस करना शुरू हो गए हैं? कहा जा रहा है कि MQM कह रही है कि हमसे गारंटी जो है ना हमें दी गई है कि हम जो दूसरे मसाइल हैं उनको लेकर, लोकल बॉडीज़ को लेकर, इसको लेकर भी हमने तरमीम करनी है। फिर ANP के अपने कंसर्न्स हैं सूबे के नाम को लेकर, फिर मिलिट्री कोर्ट्स को लेकर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मौलाना जब बीच में आए, मौलाना को मनाने की कोशिशें हुई, जब ये 56 रुकनी एजेंडा था तो जिसको 22 शिकों में लाकर ज़ाहिरा मुसव्विदों को फाइनल किया गया, तो क्या वाकई अभी ये कुछ मामलात हैं जो 27वीं तरमीम में सामने लाए जाएंगे? देखिए शाजिया, कानून जो है वो एक इर्तकाई अमल से गुजरता है, वो इवॉल्व होता है, और नेचुरली किसी कानून को पास करने के लिए, बिलखुसूस किसी आइन के अंदर तब्दीली करने के लिए आपको एक रिक्वायर्ड नंबर चाहिए होता है, और जब तक वो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास नहीं होता आप उसकी तरमीम नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे पूछती हैं कि क्या आइन कभी भी तब्दील नहीं हो सकता, कभी भी तरमीम नहीं हो सकती, तो मैं कभी इस तरह की बात कर नहीं सकता। नेचुरली ये चीज़ें इवॉल्व होती हैं, हर सियासी जमात अपना नुक्ता नज़र को आगे कन्वे करती है, तो वो इस तरह की उम्मीदें बांध सकते हैं, इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, और इस तरह की कोई बात ज़ेरे गौर या ज़ेरे बहस इस वक्त नहीं है। अब जो चहमगोइयाँ कर रहे हैं उनसे आप बेहतर पूछ सकते हैं। जो आपने MQM के हवाले से बात की, कम अज़ कम हमारे सामने ये बात MQM के हवाले से हुकूमत ने नहीं की। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं उसके लिए 27वीं तरमीम लाना ज़रूरी है और हम पूरे कंसेंसस के साथ लेके आएंगे। आप समझते हैं कि आईनी बेंचेस के हवाले से, उनको ऑपरेट करने के हवाले से बहुत से अवाम हैं जिससे ये बड़ा तासुर उठता है, सवालात उठते हैं कि शायद 26वीं तरमीम को लाने में इतनी उजलत दिखाई गई है कि बहुत सी चीज़ें जो है ना वो नामुकम्मल रह गई। बहुत सारे मामलात पर जो है ना वो खामोशी है, बहुत सारे मामलात पर। मसलन बताइए। जैसे आप देखें ना, सूबाई जो आईनी बेंचेस होंगे उनके फैसले तो आप विफाकी आईनी बेंचेस पर चैलेंज कर सकेंगे। विफाकी आईनी बेंचेस के फैसलों को आपने कहाँ चैलेंज करना है, या वो चैलेंज ही नहीं होंगे? उसकी एपलेट रेमेडी जो है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट है 2022 का, उसके अंदर उसकी एपलेट रेमेडी मौजूद है कि उसकी अपील जो है उस बेंच के सामने जाएगी।
क्योंकि आर्टिकल 184 के मामलात जो हैं अब वो आईनी बेंच देखेगी, तो नेचुरली वो जो एपेलेट फोरम था अब वो ऑटोमेटिकली जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत उस एपेलेट फोरम पे चले जाएगा। तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें भी तो तरमीम के हवाले से कह रहे हैं ना, उसको भी तो सिंपल मेजॉरिटी के हवाले, उसमें तो तरमीम नहीं लेनी, तो सादा कानून है, वो तो सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाएगा। उसमें ऐसी क्या तरमीम लाना चाह रहे हैं अब? जी, उसमें भी कुछ चीजें आनी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये समझते हैं कि वो कवानीन आने चाहिए कि एट टाइम्स मेरा मुकदमा आज से 10 साल पहले फाइल हुआ, आपने मुकदमा 1 साल पहले फाइल किया, मेरे केस की सुनवाई नहीं होती है, आपके केस की फौरन सुनवाई हो जाती है। तो ऑर्डिनेंस के अंदर जो चीज डाली थी हुकूमत ने कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए, यानी कि जिस तारीख पे केस फाइल किया गया है उससे उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उस उसूल को उसके अंदर वज़ा किया जाएगा। सिमिलरली जो सूबाई नुमाइंदगी है बेंच के अंदर उसके हवाले से बात की जाएगी। और पूछिए सवाल। जजेस की कारकर्दगी के हवाले से अब पार्लियामेंटेरियन सर पे बैठेंगे, वो देखेंगे मेरिट, अब हमारे जो सियासतदान हैं, MNAs हैं, वो देखेंगे जजेस की कारकर्दगी, और पैरामीटर क्या होगा? बिल्कुल, अगेन ये जो तनकीद है या ये जो सवाल है ये दुरुस्त नहीं है। आइन की 26वीं तरमीम के तहत फैसला ये किया गया है कि जजेस की परफॉर्मेंस की हर साल इवैल्यूएशन होगी, और इवैल्यूएशन कोई सियासतदान नहीं करेगा, वो इवैल्यूएशन कोई मीडिया वाला नहीं करेगा, कोई यूट्यूबर नहीं करेगा, वो इवैल्यूएशन जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, जिसका सरबरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिसके अंदर जज साहिबान मौजूद हैं, जिसके अंदर हुकूमत की नुमाइंदगी है, जिसके अंदर बार काउंसिल की नुमाइंदगी है, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी, और जिसके अंदर पार्लियामान के, हुकूमत के भी और ऑपोजिशन के बराबर के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ एक मुनासिब तजवीज़ है जिसके तहत जजेस को भी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, और मैं समझता हूँ जजेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट होना भी चाहिए। आईनी बेंचेस के सरबराहान को लगाने के हवाले से क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? जुडिशल कमीशन में बैठे जो जजेस हैं, ज़ाहिर है वो भी तो उसी दौड़ में शामिल होंगे ना, तो वो अपने आप को भी चुन सकते हैं। ये भी एक बड़ी कन्फ्यूजन है, आईनी बेंचेस के सरबराहान को लगाने का क्या तरीक़ाकार है? इसीलिए ये बड़ी आपने अच्छा सवाल किया। देखें, इसीलिए वो फैसला चीफ जस्टिस साहब अकेले नहीं करेंगे या उनके सीनियर मौजूद जज साहब अकेले नहीं करेंगे। वो एक फोरम क्रिएट किया गया जिसके अंदर 13 मेंबरान हैं, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, इलेक्टेड लोग भी हैं, उसके अंदर बार की नुमाइंदगी भी है। तो इसलिए वो जो एक उसूल हमारे यहाँ बन गया था ना इफ्तिखार चौधरी साहब ने कि भाई जो मैं कहता हूँ वही होना चाहिए, उस उसूल को ख़त्म करते हुए एक कलेक्टिव विजडम की सोच को आगे लेकर पार्लियामान आई, और मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब फैसला है जिसके तहत ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली ये तमाम फैसला साजी की जा सकेगी। और मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है अदालती निज़ाम की उसमें भी बेहतरी आएगी, और जज साहिबान जो हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगे। वो जो तनकीद एक बार बार होती थी ना कि बड़े साल तक केसेस चलते हैं, सुनवाई नहीं होती, तो मैं समझता हूँ उस तनकीद को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल करने में कामयाब हो पाएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस सर्कल की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जजेस भी होंगे, बार काउंसिल के लोग भी होंगे, तो आईनी बेंच के सरबरा हो सकता है उसी सर्कल में ही बैठे हों? नहीं, लेकिन शाजिया एक डिफरेंस है ना, आईनी बेंच का सरबरा कोई सियासतदान तो नहीं बनेगा, आईनी बेंच का सरबरा कोई सिविल सोसाइटी का रुकन तो नहीं बनेगा, आईनी बेंच का सरबरा जो है वो बार एसोसिएशन का कोई नुमाइंदा तो नहीं बनेगा ना। जो इस वक्त सिटिंग जज है हमारी सुप्रीम कोर्ट का, उसमें से कोई एक शख्स जो है जिसने आइन की तरफ के तहत हल्फ लिया हुआ है, जिसने इतने साल जुडिशरी में गुजारे हैं, जो आइन को समझता है, जो कानून को समझता है, वो उसको हेड करेगा। तो कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि शाजिया बैठ के आप आईनी बेंच की सरबराह हो जाएंगी या मुर्तजा वहाब हो जाएंगी। एक ऑनरेबल जज होगा, वो उस सर्कल में बैठे होंगे ना, जिस सर्कल ने चुनना है, हो सकता है वो जज उसी में बैठे हों। तो आप एक बात बताइए ना कि एक जमाने में तो फैसला ये होता था कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो फैसला कर दिया वो पत्थर पर लकीर थी, तो अब तो कम से कम वो विजडम जो है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि बीमारी को थोड़ा कम कर दिया, खत्म नहीं किया। आपकी बात से ही लग रहा है खत्म नहीं कर सके, कम कर दिया।
इसका मैं आपको जवाब देता हूं। इसका मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में फैसला किया था कि रेफरेंस जो है वो बदनीयती पर मबनी है, वो सुप्रीम कोर्ट को फैसला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक अदालत एक जज साहब के बारे में फैसला कर रही थी। नहीं, तो इससे वही तो मैं बात कर रही हूं कि आप उस रेफरेंस की बार बार बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ठीक कर लिया, मुकम्मल ठीक नहीं कर सके। नहीं, मैं समझ, देखें, अगर आप इस निजाम को कंप्लीटली पार्लियामान के पास ले जाते ना या हुकूमत के पास ले जाते, फिर तनकीद करने वाले कहते कि देखो ये ऐसी हुकूमत है, ये ऐसा पार्लियामान है जिसने एक जुडिशियल फंक्शन अपने पास रख लिया। इसलिए पार्लियामान ने ये मुनासिब समझा कि ये जुडिशियल फंक्शन जो है वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रहना चाहिए, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं, जिसके अंदर सीनियर जज साहिबान बैठते हैं। बट एट द सेम टाइम, ताकि कलेक्टिव विजडम हो सके, हुकूमत की भी नुमाइंदगी हो, बार की भी हो, पार्लियामान की भी हो, पार्लियामान में हुकूमती अराकीन भी हो और अपोजिशन के अराकीन भी हो और सिविल सोसाइटी भी मौजूद हो। तो मेरा तो ये मानना है एक बड़ा अच्छा बैलेंस क्रिएट किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट की गई है, ये जाफशानी के साथ काम करेगी, ये अपने फैसलों के अंदर ऑब्जेक्टिविटी लेके आएगी, जिससे मैं समझता हूं जो हुकूमती प्रोसेस है वो भी आसान होगा और जो अदालती प्रोसेस के अंदर रुकावटें थी उसमें भी आसानी आएगी और ज्यादा बेहतर तरीके से तेजी के साथ केसेस सुने जा सकेंगे और उनके फैसले आ सकेंगे। करते हैं मुर्तजा साहब, हुकूमत उसी प्रोसेस को न जाने क्यों एक बार फिर से मतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बराना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एटलीस्ट नहीं होंगे आईनी बेंच के सरबराह, वो जस्टिस मंदोखेल हो सकते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन हो सकते हैं। मतलब ये है कि आप पहले से ही उस एक पोजीशन को इतना ज्यादा एक बार फिर से उसको मतनाज़े करें, कंट्रोवर्शियल आप कर रहे हैं कि अभी ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, लेकिन आप अपना फैसला हुकूमत सुना रही है कि जस्टिस मंसूर नहीं होंगे, वो कोई और हो सकता है। अच्छा, मैं बताऊं, मैंने राना साहब का ये स्टेटमेंट नहीं सुना, उनकी ज़ाती राय हो सकती है, वो हुकूमत के बिहाफ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट है नहीं है, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि मफरूज़ों के ऊपर जब बात की जाती है ना, वो कभी भी तकमील तक नहीं पहुंचती। आपको याद होगा जब तरमीम लाई जा रही थी तब लोगों ने कहा था काजी फैजीसा साहब के लिए तरमीम लाई जा रही है, उनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको याद होगा रोज पीटीआई यही बात करती थी। तो इसीलिए मैं राना सनाउल्लाह साहब को भी गुजारिश ये करूंगा कि चूंकि वो इस जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, उनको इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए, मुझे इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। जो लोग उस कमीशन के रुकन हैं वो इसके ऊपर बात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब उसके सरबराह, मेरे ख्याल में नया कमीशन जल्द कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा और वो इंशाल्लाह मीटिंग बुला के फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन एक चीज पे मैं बड़ा मुत्तफिक हूं और बड़ा कन्विंस्ड हूं कि कोई बाहर से आदमी आके फैसला नहीं करेगा। ये फैसला जो है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगी और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नेचुरली किसी सिटिंग जज के बारे में ये फैसला कर सकती है, चूंकि आईने पाकिस्तान में ये बात लिखी हुई है। सही। अच्छा, बिलावल साहब ये जो कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी एक बड़ा काम था और आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था, फिर एक बार से जहनों में ये सवाल उठता है कि इतनी उजलत सिर्फ इसलिए कि काजी फायज ईसा साहब ही ये काम कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। तो ये फिर वो एक मेरिट और फिर वो एक फेवर लेना उस जुमरे में नहीं आता। अच्छा, नहीं, क्या काजी साहब ने क्या ये आइन उन्होंने बनाया है? बिलावल साहब ने किया, उन्होंने क्या किया है? तो फिर आप मुझे समझाएं कि बिलावल साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की। मैं समझाता हूं, मैं आपको बताता हूं। देखें, हमारे यहाँ माजी में बदकिस्मती के साथ एक रुझान रहा है हमारी अदालतों में, जो ये समझती है कि आइन साजी, कानून साजी अदालत भी कर सकती है। मैं बड़े एहतराम के साथ इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जस्टिस इरशाद हसन खान साहब जो कि चीफ जस्टिस थे परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में, उन्होंने उस ज़माने में परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया और ना सिर्फ जस्टिफाई किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको आइन के अंदर तरमीम करने की इजाज़त है। इसी तरीके से उमर अता बंदयाल साहब के जमाने में 63A का फैसला आया। जब 63A का फैसला आया तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों का यह मानना है
कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवरस्टेप करते हुए अपनी बाउंड्रीज को आइन के अंदर तरमीम की या आइन के अल्फाज को तशरीह के नाम पर तब्दील कर दिया, रीराइट किया। एक सोच आपको इस तरह की नजर आती है, एक सोच आपको इस तरह की नजर आती है और एक सोच आपको काजी फायद ईसा साहब की नजर आती है, जो कि पार्लियामान के इस हक को एब्सोल्यूट राइट समझते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में बिलावल साहब ने कहा कि पार्लियामान की जो बालादस्ती है, ये पार्लियामान का जो इख्तियार है, कुछ मकतबा फिक्र उसको एक्सेप्ट नहीं करते और कुछ लोग हैं जिसको एक्सेप्ट करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि काजी फायद ईसा साहब ने हमेशा अपने फैसलों से इस बात को ये समझा है कि जहां पर आइन के कानून के अल्फाज वाज़ेह हैं, क्लियर हैं, जज साहिबान का काम नहीं है कि तशरीह के नाम पर उन अल्फाज को तब्दील कर दिया जाए, जिससे नजर यह आता है कि काजी साहब एक आइन पसंद आदमी थे, कानून पसंद आदमी थे, पार्लियामान और जुडिशरी के जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं उसमें बिलीव करने वाले आदमी थे। तो इससे दूसरे जज तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कंट्रोवर्शियल हो गए ना, कि जो खसूसियात आपने गिनवा दी काजी फायद ईसा साहब की, नहीं तो कोई और आइन कानून को समझने वाला नहीं था। आप नहीं, ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि हमारे पास माजी में जस्टिस इरशाद हसन खान जैसी शख्सियात आई है ना, जिन्होंने एक आमिर को आइन को अमेंड करने की इजाजत दी। क्या वो दुरुस्त चीज थी? वो दुरुस्त थी, लेकिन गलत चीज थी ना, बिल्कुल गलत था। तो ये आप एक्सपेक्ट, दुरुस्त नहीं थी, तो आप गलत थी ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप लोगों ने कैसे अज्यूम कर लिया कि वही काम दोबारा कोई हो सकता है, या वो माइंडसेट आज मौजूद है? देखिए, माइंडसेट तो कभी भी आ सकता है। बदकिस्मती के साथ पार्लियामान को खत्म करने के लिए या पार्लियामान को अंडरमाइन करने का तो माइंडसेट हमेशा ही रहता है। सही, ये तो बिल्कुल पीटीआई वाली बात होगी ना, जो उन्होंने शो कॉज जारी कर दिया। उन्होंने कहा हमारे पास इत्तलात थी, हमें था, ये पता था कि आप लोगों ने जो है ना वो गद्दारी करनी है, आप लोगों ने अपने जमीर बेचने हैं, लिहाजा इसलिए हम आप लोगों को शो कॉज दे रहे हैं। नहीं शादिया, ये आपको याद रखना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था बंदियाल साहब का, जिसके अंदर उन्होंने कहा तुम अजम्पशन के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सारी बातें हमारे सामने हैं। देखिए, मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग होते हैं। काजी साहब ने अपने दौर में अपने किरदार से, अपने फैसलों से जो पार्लियामान का ये जो हक है ना, उसको एक्सेप्ट किया, और मैं समझता हूं ये काबिल सताइश चीज है। ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जस्टिस याया आफरीदी साहब हो, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो, जस्टिस मंदू खेल हो, अमीनुद्दीन खान साहब हो, इन्होंने अपने किरदार से, या मोहम्मद अली मदर साहब हो, इन्होंने अपने किरदार से भुट्टो साहब के केस में ये फैसला किया कि माजी में जो अदालत ने गलती की थी भुट्टो साहब के केस में, वो अदालती कत्ल का जो फैसला था वो दुरुस्त नहीं था। तो इन जैसे माइंडसेट के लोगों को तो हम अप्रिशिएट करते हैं, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सही, जब तक ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स और सेपरेशन ऑफ पावर्स को हम अपने मुल्क में मेक श्योर नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के मामलात, ये जो इबाम क्रिएट करते हैं, ये इस तरह के इबाम क्रिएट होते रहेंगे। तो मैं तो ये चाहता हूं कि अल्लाह करे ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स इसी तरीके से टच वुड कायम और दायम रहे, हर इदारा अपनी हुदूद के अंदर कायम रहे, काम करे और आइन की सरबुलंदी हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। 26वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालिफत के बाद तहरीक इंसाफ उसी तरमीम के ज़रिए बनने वाले नए चीफ जस्टिस की मुखालिफत पर क्यों कंफ्यूज नज़र आ रही है, या यूं कह लीजिए कि 26वीं आईनी तरमीम नामंजूर और उसके ज़रिए बनने वाले चीफ जस्टिस कैसे मंजूर हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मुल्क के मारूफ कानूनदान हामिद खान तो यहाँ तक कह चुके हैं कि जस्टिस याहिया आफरीदी को चाहिए कि वो ये ओहदा कबूल ही ना करें, बल्कि अपनी बारी का इंतज़ार करें। वो लाहौर हाईकोर्ट बार के साथ खिताब कर रहे थे, क्या कह रहे थे ज़रा देखिए। याहिया आफरीदी वो अच्छा जज है, उसको ये कबूल नहीं करना। आज हम अपील कर रहे हैं उसके पास कि तुम्हारा अभी तक अच्छा रिकॉर्ड है, तुम्हें लोग अच्छा जज समझते हैं, तुम अपनी बारी पे आओ चीफ जस्टिस।
हामिद खान की अपील तो अपनी जगह, आज मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस के ओहदे पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने हल्फ भी उठा लिया है। अब तहरीक इंसाफ मुखालिफत करेगी या हिमायत, तो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और नामवर वकील सलमान अकरम राजा पहले ही कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पर कोई एतराज़ नहीं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस को लेकर यहाँ दोहरा मौक़िफ़ सामने आ रहा है, या यूँ कह लें कि चीफ जस्टिस मंजूर लेकिन उनके आने का तरीका नामंजूर। अगर वो तरीका नामंजूर कर दें या एक मिनट के लिए हम ये समझ लें कि तरीका गलत था, तो जाहिर है अगर वो तरीका गलत था तो फिर ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आ ही नहीं सकते थे, बल्कि उनकी जगह सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस का ओहदा वो संभाल लेते। कल हमारे ही शो में, मेरे ही शो में, पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम चीफ जस्टिस की मुखालिफत करके एक नया काजी फायज़ ईसा पैदा नहीं करना चाहते। मैंने अपनी तजवीज़ दी है कि हम एक और फायज़ ईसा पैदा नहीं करना चाहते, और चूंकि प्रोसेस गलत हुआ है, लेकिन इसमें तो जस्टिस याहिया की कोई गलती तो नहीं है ना, उनको तो नामजद कर दिया गया है ना। अब वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस हैं, तो हमें उनके साथ रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए। अब बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजकर जो गलती की थी, वो अब नए चीफ जस्टिस की खुलकर मुखालिफत करके उस गलती को शायद दोहराना नहीं चाहती। दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पहले इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और फिर बहनों की रिहाई को डील और ढील से जोड़ा जा रहा है। फैसल वाडा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ढील और ढील की ऑफर माइनस इमरान खान सबके लिए है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ही मज़ामती रास्ते पर चलते चलते तहरीक इंसाफ अब कोई शॉर्टकट ढूंढ रही है? अगर नहीं तो ये डील के इल्ज़ामात लग क्यों रहे हैं? पार्टी के अंदर इख्तलाफात और फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरों में कितनी सदाकत है? आईनी तरमीम के लिए पार्टी से मुनहरिफ होने का इल्ज़ाम लगने और शोकॉज नोटिस मिलने पर आज शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी ने डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये सारा मामला है क्या? इन्होंने वोट तो दिया नहीं, तो पार्टी को क्या ये पहले से इंफॉर्मेशन थी? उन्हें पता था, उन्हें यकीन था कि जिन लोगों को उन्होंने अब शोकॉज दिया है, क्या ये वाकई पार्टी के साथ इमरान खान के साथ गद्दारी करने जा रहे हैं? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया। अब सबसे पहला मेरा सवाल कि जब नए आने वाले चीफ जस्टिस, उनसे आप लोगों को कोई इख्तलाफ नहीं है, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज CM KP के गंडापुर साहब उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शामिल भी थे, तो बेसिकली फिर 26वीं आईनी तरमीम को लेकर आपका डिसएग्रीमेंट है क्या? जब पार्लिमानी कमेटी में आप लोग मौजूद थे, जब मौलाना साहब के मुसव्वदे पर आप लोग राज़ी थे, मौलाना साहब के किरदार को, जो सारे तरमीम को लेकर जो उनका किरदार था उसको लेकर आप लोग सेटिस्फाइड थे, इमरान खान सब सेटिस्फाइड थे, तो फिर आप लोगों का पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट अब है क्या, रह क्या जाता है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बाज़ औक़ात कोई सही काम अगर आप गलत तरीके से करें तो उस पर सवालिया निशान उठ जाते हैं। पहले तो इस बात को क्लियर करें कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं अफरीदी साहब, उनसे हमारी ज़ात पे कोई इशू नहीं है। उनका एक ऑनरेबल रिकॉर्ड रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के वो चीफ जस्टिस भी रहे और एक इंडिपेंडेंट माइंड जज हैं, और कभी किसी ने ऐसा कोई एतराज़ नहीं किया कि वो किसी पर्टिकुलर साइड को, किसी को सपोर्ट करते हैं। तो ज़ात पे इशू कोई नहीं है, और वो हमारी जमात ने क्लियर भी किया है। इसीलिए हमारे वज़ीर आला ने आज उनकी हल्फ बर्दारी में या टेकिंग में उन्होंने शिरकत की है। हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं, इस तवक्को के साथ कि चीफ जस्टिस के ओहदे का जो वक़ार है वो उसको बहाल करेंगे, और उन मेन केसेस में इंसाफ की तरफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जिसके लिए पूरी कौम इंतजार में है, जिसमें 8 फरवरी के इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन है। बड़े बड़े केसेस की बात कर रहा हूँ। 6 जजेस हाई कोर्ट का जो लेटर आया था उसकी इन्वेस्टिगेशन है। उसके साथ साथ जो रिजर्व सीट्स और हमारी जो मेंबरान की शमूलियत है PTI में, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद है। और उसके साथ साथ कुछ पेंडिंग बहुत बड़े, जैसे अरशद शरीफ साहब की शहादत की इन्वेस्टिगेशन, ये बड़े केसेस उनके सामने हैं, चैलेंज है। लेकिन मैं समझता हूं कि हम सबको उनको इन चैलेंज से निबर आजमा होने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। बाकी फिर देखेंगे। लेकिन मतलब ये है ना, आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जाहिर है जिस प्रोसेस के जरिए वो
उनको बनाया गया है चीफ जस्टिस, तो फिर तो ऑटोमेटिकली वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए ना आप लोगों के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता एक खाना खाने के लिए आप लोगों के सामने पड़ा है, वो खाना आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है, उस पर कोई एतराज़ भी नहीं है, वो खाना भी है, लेकिन वो जैसे बना है वो उससे एतराज़ है। ज़ाहिर है जिस तरीके से बना है तो वो अच्छा खाना बना है ना, उसके बगैर तो आप वो नहीं खा सकते ना। तो बात ये कि फिर उस तरीके कार को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, जिस तरीके कार को लेकर याह्या अफरीदी साहब आप आज चीफ जस्टिस बने। देखिए, अगर किसी की ख्वाहिश है कि हम मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ एक महाज बना लें, किसी की ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो वो ख्वाहिश तो अधूरी रहेगी, क्योंकि हम कभी भी शख्सियात के खिलाफ नहीं रहे। हाँ, अगर एक शख्सियत ओहदे से इंसाफ नहीं करती या सवालिया निशान पैदा होते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा इलेक्शन था, हाजी फाइज ईसा साहब तकरीबन सारे बड़े काम अधूरे करके छोड़ के वो निकल गए हैं, पता नहीं मुल्क से क्यों उनको बाहर जाना पड़ा। अब सुना है वो गए हैं, अगर गए हैं तो बड़ा अजीब सा है। आज उनको मौजूदा चीफ जस्टिस उन्होंने तो कल ही कह दिया था मेरी आजादी में चंद घंटे रह गए, तो उन्हें आजादी इंजॉय कर लेने दें। तो ऐसे काम ना करें जब आपको अपने मुल्क से, मैं बड़े मध्यम और बड़े हल्के अल्फाज यूज कर रहा हूँ कि अपने मुल्क से आपको तशरीफ ले जाना पड़े। आप ऐसे काम करें कि आपके साथ पूरा मुल्क जुड़ जाए, जिस तरह इमरान खान के साथ जुड़ गया। मैं बात अपनी पूरी कर लूँ। आपने कहा कि आपको एतराज क्या है। देखें, एतराज हमें उस प्रोसेस पे था। क्या प्रोसेस था? आपने कहा क्या एतराज है? तो जुलेखा की कहानी है, पूरी कौम को पता लग गया, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अगवाकारी पे हमें एतराज था, इमरान की अगवाकारी पे एतराज था। आईनी तरामीम के लिए आप आईनी तरामीम सामने प्लेट पे रखें, उस पर महीना 2 महीने डिस्कशन करें। हम भी इसी मुल्क के हैं, हमने भी इस मुल्क में हुकूमत अल्लाह के हुक्म से चलाई हैं, सूबों में, मरकज में, फेडरेटिंग यूनिट्स कश्मीर गिलगित में। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि हम मरीख से उतर के अचानक नाजिल हो गए। आप हमसे डिस्कस करें, अल्लाह के करम से कलम से निस्बत रखते हैं हम। लेकिन अगर आप हमारे लोगों को अगवा करेंगे, अरे मेंबरान के बच्चों को उठाएंगे, उनकी खवातीन को उठाएंगे, उसके साथ साथ लालच देंगे, पैसा, कैरेट एंड स्टिक बोथ, उसके साथ साथ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे एक तरह से आईनी तरामीम की आड़ में मौजूदा हुकूमत हमला आवर हुई, और उसके लिए बदकिस्मती से, मैं लफ्ज़ यूज कर रहा हूं, बदकिस्मती से, शोमई किस्मत, काजी साहब ने रास्ता दिया कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुला 63 में। अगर कोई शख्स अपना जमीर बेचता है तो कोई बात नहीं है, एक दफा बेच ले, ये क्या बात हुई? तो इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में आईनी अदालत की तरफ लेके जा रहे थे, जिस तरह एक मुल्क में 2 वजीर आजम नहीं हो सकते, जिस तरह एक मुल्क में 2 आर्मी चीफ नहीं हो सकते, 2 चीफ जस्टिस कैसे हो सकते हैं? तो ये सारी चीजें, जिसमें फिर मिलिट्री कोर्ट्स वाली बात थी, उसमें कैसे कोई एग्री कर सकता है? सिविलियन लोगों के मिलिट्री ट्रायल्स, पॉलिटिकल वर्कर्स के मिलिट्री ट्रायल, ये सारी चीजें ऐसी थी जिसका मैं उसके हवाले से भी कह रहे हैं कि जरा धीरे धीरे उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम लेकर आनी है। बहुत सा नामुकम्मल एजेंडा अभी उन्होंने मुकम्मल करना है, क्योंकि मौलाना साहब की उनको मनाना भी ज़रूरी था, नंबर्स भी पूरे करने थे। तो वो 56 नुकाती जो एक एजेंडा था, उसको जो 22 तक लेकर आई, मौलाना की इंटरफेरेंस की वजह से ही था। तो अभी धीरे धीरे वो कह रहे हैं कि अभी हम लोगों ने बहुत सी, हमें आज मुसद्दिक मलिक साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे 27वीं, 28वीं, 29वीं, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम तरमीम करेंगे। नहीं, कौन कह रहे तरामीम ना करें? अगर आप तरामीम नहीं करेंगे तो आप अपने ओहदे से इंसाफ नहीं करेंगे। लेकिन तरामीम कौन सी हैं, किस तरह की हैं, और क्या आपने उस पर कोई कंसल्टेशन की है? क्या आपने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया था? किसी भी पाकिस्तानी को उस 9 सितंबर की रात से पहले जो अगवाकारी हुई यहाँ मेंबरान की, और उसके बाद जब ये आईनी तरामीम रात के 2 बजे लेके आए, जब लॉ मिनिस्टर साहब ने ही कहा कि मुझे मुसव्वदा मिल गया है, ये बड़ी कमजोर बात थी। लॉ मिनिस्टर खुद लेजिस्लेशन के लिए ड्राफ्ट्स बनाते हैं, और वही वो ऑफिस है जो एक इंजन है लॉ मेकिंग का। वो अगर कहते हैं कि मुझे मुसव्वदा मिल गया है, इस तरह लॉ मेकिंग नहीं होती। अगर मुसद्दिक साहब समझते हैं या हुकूमत समझती है कि उन्हें मजीद भी कोई तरामीम करनी है, तो टेबल पे रखें, डिस्कस करते हैं, हम अपने लीडर से डिस्कस करते हैं। लेकिन हाथ में रोड़ के, पट्टी पे पिस्तौल रख के तो तरामीम नहीं होती। और अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो यकीन रखिए, सानी तारीख गवाह है, जिसने किसी और के लिए गड़ा खोदा है तो खुद गिरा है। सही। लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर से तनकीद हो रही है ना, पूरे प्रोसेस का हिस्सा रहे, पार्लियामानी कमेटी में रहे, लेकिन जब वो सारा मरहला आया, उनको चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को चुनने का,
ज़ाहिर है सीनियरिटी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने 3 जजेस के हवाले से जब चुनना था, उससे आप लोगों ने, उस कमेटी से आप लोगों ने बायकॉट कर दिया। या तो प्रोसेस का हिस्सा बनना ही नहीं चाहिए था, या आपकी पार्टी के अंदर से तनकीद हो रही है? डिस्कशन होती है जमातों में, हर दफ़ा हर किसी की बात नहीं मानी जाती। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ ओपिनियन दिया। मेरी राय ये थी कि बिल्कुल आप, मैं तो हमेशा इस बात का मैं दायी रहा हूँ, और जो मुझे, मैं बड़ा आजिज़ मलंग आदमी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ, तो मुझे जानते हैं, उनको पता है इस चीज़ का। मैंने हमेशा इस बात की वकालत की है कि कोई भी जगह सियासत में खाली ना छोड़ें। इस्तीफा देना, जगह छोड़ना, ये उन मुल्क में होता है जहाँ कोई आईन है, रूल ऑफ लॉ है। जहाँ कोई शख्स इस्तीफा दे देता है, कोई मौजूद जज दे देता है, तो निजाम हिल जाता है। जैसे आपने देखा, हमारे एक बड़े मौजूद जज ने पिछले दिनों उन्हें इस्तीफा दिया सुप्रीम कोर्ट के, कुछ नहीं, पता भी नहीं हिला मुल्क में। ऐसे मुल्क में आप जगह नहीं छोड़ते, खाली नहीं छोड़ते, वैक्यूम नहीं देते, आप खड़े होते हैं। वन मैन मेक्स अ डिफरेंस। तो ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, हमारी जमात में भी है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बाद जब एक फैसला हो जाता है जमात की तरफ से, सही हो या गलत हो, उसके साथ फिर आपको खड़ा होना होता है। दिस इज ऑल कॉमरेडशिप। तो अब ये जहां तक आपकी मुख्तलिफ नुकात आपने उठाए हैं, देखिए उस वक्त जब ये कमेटी बनी थी, ये स्पेसिफिकली आपको शायद इल्म ना हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के लिए तो थी नहीं। 9 सितंबर की रात जब अगवाकारी, मैं दोबारा ही लफ्ज यूज कर रहा हूँ, पार्लियामेंट से जब मेंबरान को अगवा किया गया, उस पर एक कमेटी स्पेशल बनी थी कि मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पार्लियामेंट की सॉवरेंटी की बहाली और इज्जत की बहाली के लिए, और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनी थी। उसमें प्री हुकूमत ये चीज लेके आ गई। वहां ऑल्दो हिस्सा तो रहे ना, फिर भी आप लोग ऑल्दो हिस्सा तो रहे जब कमेटी को कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि उमर साहब ने, हमारे अपोजिशन लीडर हैं, और बैरिस्टर गौहर ने, मैं समझता हूं सही कदम लिया कि उसमें बैठ के उन्होंने उसकी मुखालफत की, उन चीजों की। आपने बैठ के वहां अपना नुक्ता नजर दिया और बताया कि हम इन किन किन चीजों पर मुखालफत करते हैं। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट में मुख्तलिफ जो फोरम्स होते हैं, वहां आप बैठ के मुखालफत भरपूर करें। जिस तरह एक चीज में मुखालफत की, लेकिन अच्छा होता तजावीज भी दे देते हैं। क्या आप मेरी बात सुनिए, आपने पंजाब में देखा होगा, आपका पंजाब से मेरे ख्याल में ताल्लुक है, तो पंजाब में पंचायत होती है, पख्तूनख्वा में जिरगा होता है। पंचायत हो या जिरगा हो, उसका एक उसूल होता है। जब आप किसी से जिरगा करते हैं, जब डायलॉग करते हैं, आप आर्म ट्विस्ट करके नहीं करते, आप इक्वल फुटिंग पे आके करते हैं। हम बिल्कुल मुनासिब तजावीज देते, कुछ दी भी मौलाना साहब को, लेकिन हम उसमें फुली पार्टिसिपेट विद पॉजिटिव माइंड तब करते जब आप हमारे मेंबरान को ना अगवा करते। आपने हमारे लीडर्स से हमारी मुलाकात पे पाबंदी रखी, वो कला तक, डॉक्टर तक को नहीं छोड़ने दिया। 5 दिनों तक उनके कमरे की बिजली 6 दिनों तक वो बंद रही। उनको आपने मेडिसिन तो छोड़े, उनको जो आम खुराक है उसमें भी आपने मसले मसाइल जो है वो बनाए। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि कैसी शिकायत आई। ये आपने प्रोग्राम के इब्तिदाइया में जैन साहब की बात की, उनकी वाइफ के अगवा होने की, उसकी भी इतलात आई, आपने सारा देखा। आपने ये भी, आपके पास इतलात आई होंगी कि हमारे एक मेंबर है बलोच साहब, उनकी वाइफ और बेटी को अगवा की बात आई। आपने ये भी देखा कि हमारे बलूचिस्तान से एक MNA साहब हैं जो इमरान खान का सिपाही है, जो नौजवान है जी, उसके बिल्कुल ये गलत हुआ, उसके प्लाजा को बिल्कुल आप मुझे एक बात गलत हुआ। मुझे एक बात बताएं, मुझे क्या इन हालात में आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बराबरी की सतह पे मुज़ाकरात कर सकते हैं? बिल्कुल सही, मुज़ाकरात ऐसे होते हैं। बिल्कुल सही। अब जिन पार्टी के लोगों को शोकॉज दिए गए हैं, अब जाहिर है वोट तो उनके लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, उन्होंने वोट नहीं दिए, ये तो मामला बड़ा ऑब्वियस है। तो इज्यूम करने की बुनियाद पर उनको शोकॉज दिए गए, या ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन थी, शवाहिद हैं, सबूत हैं कि अगर वोटों की ज़रूरत पड़ती तो ये अपना वोट बेचते, अपना ज़मीर बेचते, पार्टी के साथ, इमरान खान के साथ गद्दारी करते? ये इज्यूम किया सारा कुछ कि ये शायद कर देते, या ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन थी? बहुत से मेंबरान हमारे ऐसे थे जिनको हमारी जमात ने क्लियर डायरेक्शन दी थी कि आपने सिर्फ जगहों पर रहना है। मेजॉरिटी को खैबर पख्तूनख्वा का कहा गया। ये भी इस निज़ाम के लिए, इस मुल्क के लिए शर्म का मकाम है कि मेंबरान कौमी असम्बली को अपनी वफादारी ज़बरदस्ती चेंज होने से बचाने के लिए खुद को महफूज मकामात पर ले जाना पड़ा। ये कितनी शर्म की बात है कि बहरहाल ये डायरेक्शन को दी गई। और तो जो उसमें थे, बहुत से जो थे वो राब्ते में थे, कुछ का जो है वो राब्ता टूट गया बगैर किसी वजह के। उमर अयूब साहब
डील कर रहे थे, अली अमीन खान साहब डील कर रहे थे, सेक्रेटरी जनरल जनाब राज साहब, सलमान अकरम। और मैं राज साहब की वैसे मैं तारीफ भी करूंगा कि मैंने उनको देखा है, कम वक्त में मैंने उनको देखा है, चीज में बड़े अपराइट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और मैं समझता हूँ कि यही वो स्पिरिट है, खान साहब की स्पिरिट यही है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। तो उनका भी राब्ता था। तो अब जहां जहां राब्ता टूटा है बगैर किसी वजह के, वहां सवालात उठे हैं, इसलिए ये बातें और असेंबली के फ्लोर पे जिस रात वोटिंग हो रही थी, ऐसी इतलात थी कि 5 हमारे मेंबरान, बदकिस्मती से मैं कहूंगा कि क्या अब उन लोगों को आप कहें, वो लफ्ज मैं नहीं यूज करना चाहता जो आम यूज होता है, इन्होंने वफादारी चेंज की और आए वहां पे बैठे। ये इतलात थी कि कुछ मेंबरान और भी शायद वहां पे हैं। अच्छा। और अगर जरूरत पड़े तो वो लाए जा सकते हैं, मतलब कि लाइन अप किए हुए थे, हुकूमत ने लाइन अप किए हुए थे, तो सादे अल्फाजों में। तो इस तरह की जो रिपोर्टें हैं, सही, ये न सिर्फ जमहूरियत के लिए जहर कातिल हैं, बल्कि इन आईनी तरामीम पे एक खूनी क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा कि ये कैसी आईनी तरामीम थी जिसमें मेंबरान असेंबली अपनी जान और अपनी इज्जत और अपने बच्चों की जिंदगियां बचाते फिर रहे थे। लेकिन इसका दोष, मैं एक बात करूंगा, इसका दोष आप मौजूदा सीजे पे नहीं डाल सकते। उसने कोई फरमाइश नहीं की थी कि मेरे लिए सारा करें, वो सारे प्रोसेस के बाद किसी ने चीफ जस्टिस बनना था, वो बन गए। अब हम क्यों मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ बगैर किसी वजह के, उनका अपना जाती इसमें कोई रोल नहीं था, उनको मुखासमत का शिकार करें? हम चाहेंगे कि वो इस ओहदे की वो साबिका इज्जत बहाल करें और वो मेन केसेस में वो फैसला साजी करें। और मैं समझता हूं कि इसमें सबको बड़े सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। लेकिन जो नुकसान सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, जो नुकसान सुप्रीम कोर्ट का काजी साहब ने जाते जाते कर दिया है, उसको वापस होने में अब वक्त लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक सीनियर रहनुमा हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।